जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज आज हम करने वाले हैं 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो CHSL हो, JEE हो, RRB NTPC हो या कोई और स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो गाइज चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता की, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। गाइज इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में का सम्मिश्रण होती है। गाइज सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट और निजी यानी प्राइवेट, इनका जो सम्मिश्रण अर्थव्यवस्था होती है उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो गाइज प्राथमिक क्षेत्र में वो गतिविधियां शामिल होती हैं जैसे मत्स्य उद्योग हुआ, या फिर खनन होता है, या पशुपालन होता है, या कृषि होती है। ये चीज़ हमारा होता है प्राथमिक गतिविधियों में। तो गाइज इसका ऑप्शन सी यानी ये वो तो गलत है, वस्त्र उद्योग जो है वो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन और खनन ये दोनों हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो गाइज जो टर्सरी एरिया है मतलब इकोनॉमिक्स का, अगर हम उसकी बात करें तो उसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो हैं ये आते हैं, बैंकिंग, ये तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो गाइज इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वो है हमारा तृतीयक क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं इनका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि, मत्स्य, खनन, पशुपालन ये क्षेत्र आते हैं, या मधुमक्खी पालन, कीट पालन ये चीज़ होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हमारे जो उद्योग होते हैं वो आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र ये क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जिसमें बैंकिंग वगैरह ये सारे वित्त के क्षेत्र भी ये सब हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव डालती है। गाइस अगर हम किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दें तो सिंपल सी बात है कि उसकी मांग कम हो जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो गाइस मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड, इसकी जो व्याख्या की थी सबसे पहले वो की थी जॉन मार्शल ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाइज मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, कल की वीडियो पर रेस्पॉन्स इतना बुरा है, केवल 53 लोगों ने वो वीडियोस देखी है। आप वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हैं, ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। गाइज ऐसा मत कीजिए, कृपया मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हम जल्दी ही टॉपिक वाइज स्टडी करनी शुरू करने वाले हैं, उससे पहले पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कि जिसमें कुल उत्पादन भी बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, तो ये है ऑप्शन ए, यानी प्रथम अवस्था में, फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, और जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है। तो गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि कॉफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो क्या होता है। तो गाइज अगर कॉफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो इसके दो प्रभाव होते हैं। एक तो कॉफ़ी का जो मूल्य है वो नीचे चला जाता है, जो कॉफ़ी का मूल्य है वो नीचे चला जाता है, और दूसरा चाय की मांग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा है तो कुछ लोग जो चाय पसंद करते थे वो कॉफ़ी पसंद करने लगेंगे। तो इसमें केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉफ़ी का मूल्य नीचे चला जाएगा, चाय की मांग घटने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है।
तो गाइज अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग चीज़ है। आर्थिक समृद्धि जो होती है वो है मात्रात्मक वृद्धि से, किसी चीज़ का मात्रा में अधिक होना, वो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का जो होता है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक विकास होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित होती है आर्थिक समृद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है। गाइज अगर हम बात करें कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि है, उसे अगर मापेंगे तो हम किस चीज़ से माप सकते हैं, तो गाइज वो है प्रति व्यक्ति आय। कि हम किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय से ये माप सकते हैं कि मतलब आर्थिक समृद्धि क्या है, मतलब कितनी है, मात्रा कितनी अधिक उसकी प्रति व्यक्ति आय है उतनी ही अधिक उसकी आर्थिक समृद्धि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास के मापन में क्या शामिल है? तो गाइज अगर आर्थिक विकास के मापन की बात करें तो मैंने बात की थी कि आर्थिक विकास में मात्रात्मक भी आता है और गुणात्मक भी आता है। तो गाइज केवल उसमें आय नहीं काउंट होता है, उसमें है साक्षरता भी, स्वास्थ्य भी, पोषण स्तर भी, ये सारी चीज़ें भी उसमें काउंट होती हैं। किसी देश का, किसी जगह का अगर आर्थिक विकास में पता करना है तो ये सब चीज़ें भी उसमें काउंट होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक विकास संबंधित होता है, तो गाइज इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों से मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों वृद्धि जब हो जाती हैं तो वो आर्थिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अगर हम उनकी गणना करें तो वो आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा। तो गाइज इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में नहीं शामिल होता है। तो गाइज अगर बात करें कि मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में क्या चीज़ शामिल नहीं होती है, तो गाइज वो है व्यापार। यानी मानव विकास में स्वास्थ्य भी शामिल होता है, आय स्तर भी शामिल होता है और शिक्षा भी शामिल होती है, लेकिन व्यापार जो है वो मानव विकास सूचकांक के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के किसी मतलब बुनियादी आयामों में शामिल नहीं होता है। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देश का वस्तु एवं परिसंपत्तियों के भुगतान लेखा शेष विश्व के साथ क्या कहलाता है? तो गाइज अगर हम बात करें कि एक देश की जो वस्तुएं या परिसंपत्तियां हैं और वो कहीं मतलब बेची जाती हैं, कुछ होता है, अगर उनका भुगतान के बारे में बात करें कि उसके लिखा मतलब उस भुगतान का विवरण, तो गाइज वो होता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो गाइज भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO। गाइज आपको कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि CSO कहाँ पर है भारत में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसके अलावा गाइज आप कमेंट बॉक्स में पुराने वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके आंसर नहीं देते हैं, ना वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। गाइज ये थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये पुराने आ चुके हैं। मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि कौन सी है? गाइज अगर हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की आकलन की विधि निकालें तो उसमें हम काउंट करेंगे उसकी प्रोडक्शन मेथड को, यानी उत्पादन विधि को, उसने उसकी आय क्या है, आय विधि को, यानी इकोनॉमिक मतलब कितना पैसा आ रहा है तो आय विधि भी उसमें होगी, और कितना वो व्यय कर रहा है यानी व्यय विधि को भी हम उसमें काउंट करेंगे। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। गाइस अगर हम बात करें कि विदेशों में जो उत्पादित हमारी सेवाएं हैं, जो लोग यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं और मतलब वहाँ पे पैसा कमाते हैं, तो उसे हम जब हम मापन करते हैं अपने देश की आय का, तो हम किस चीज़ में वो शामिल करते हैं? जैसे जीडीपी में शामिल करेंगे, या शुद्ध घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे, या सरकार की आय में शामिल करेंगे, या राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो गाइस इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो नेशनल इनकम में ये चीज़ शामिल होती है, जीडीपी में या जीएनपी में इस चीज़ में ये चीज़ शामिल नहीं हो जाती है। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गाइस राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है कुजनेटस को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला इंसान कौन था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो गाइज इसकी अगर हम बात करें तो ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग क्या कहलाता है। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो की थी एम विश्वेश्वरैया जी ने, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वोदय योजना से रिलेटेड कि सर्वोदय योजना जो थी वो किसने प्रस्तुत की थी। तो गाइज सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो गाइज जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है वो है न्यास पर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो गाइज बात करें अगर योजना आयोग की तो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। तो गाइज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो गाइज अगर हम बात करें महालनोबिस मॉडल पर तो वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो गाइज वो है 1966 टू 1969, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गाइज अगर हम बात करें कि गरीबी उन्मूलन के नारे की तो वो दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, और इसकी शुरुआत किसने की थी, इंदिरा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो गाइज अगर हम बात करें कि योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है तो वो थी 12वीं योजना जो 2016 में खत्म हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देने का कार्य किसका था। तो गाइस हम बात करते हैं कि योजना आयोग जैसे कोई योजना बनाती है तो उसे लास्ट में वेरीफाई कौन करता था। तो गाइस वो था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति आयोग से तात्पर्य क्या है। तो गाइस अगर हम बात करें कि नीति आयोग क्या है तो नीति आयोग योजना आयोग की तरह जगह पे एक नवगठित आयोग है 2015 में जिसकी शुरुआत की गई है। गाइस अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाइस इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और अगर हम बात करें इसकी सीईओ की तो वो अभी राजीव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित करते हैं तो वो करते हैं कैलोरी प्राप्ति पर। एक निश्चित मानक स्थापित है कि उससे नीचे अगर हम कैलोरी प्राप्त करते हैं तो वो गरीब है, और अगर उससे ऊपर मानक से ऊपर की कैलोरी एक परिवार को प्राप्त होती है तो वो परिवार अमीर है, मतलब गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया था। तो गाइज अगर हम बात करें कि 1962 में योजना आयोग ने जो मतलब गरीबी का आकलन किया था पहली बार, वो किया था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। गाइज इसके अलावा हम जल्दी ही टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए गाइज आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तभी हम ये कर सकेंगे। उसके अलावा गाइज अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं 6 से लेकर 10th तक, और वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे साइंस या इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स जो नॉर्मली टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं स्कूल के, वो उनकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो गाइज हम जल्दी ही 20 अक्टूबर के बाद लगभग हम उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप डेली जॉब की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, जाके उस चैनल को फॉलो करें, वीडियोस देखें,
अभी उस पर 106 वीडियोज़ हैं, वो डेली के डेली अपडेट होता है। तो गाइज़ इसके अलावा आप मेरे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं डेली शेयर करता रहता हूँ जीके वगैरह की ट्रिक्स वगैरह। तो गाइज़ इसके अलावा आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।